रखिएगा। और टीएमसी मतलब टाइटेनियम, एम मतलब एमजी से, सी मतलब कॉल प्रोसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मतलब मेटलर्जी लेक्चर नंबर 4। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा फिर से एक बार सुन लीजिए। अच्छा, जैसे आपके मन में प्रश्न आएगा, सर आपने ये तो बता दिया, जरा सब लोग देखो जरा, आपके मन में प्रश्न आएगा, सर आपने ये तो बता दिया, ये भी बता दिया, सर ये भी बता दिया, सर ये नहीं बताया। तो आप चिंता ना करें, ये सबसे लास्ट में जब मैं एल्युमिनियम पढ़ाऊंगा ना, सही है, सुनिए जरा ध्यान से। तो एल्युमिनियम का जो मेन ओर लूंगा, मेन ओर कौन सा लूंगा? एल्युमिनियम का मेन ओर बॉक्साइट और Al2O3.2H2O लूंगा। और जब इसका कंसंट्रेशन करूंगा लीचिंग प्रोसेस से, तो क्या मुझे मिलेगा? एल्यूमिना। ध्यान से लोग देखिएगा, एल्यूमिना मतलब Al2O3। जब बच्चों ये हमको मिल जाएगा, तो इसमें से हम इसका रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन मतलब इसको ऑक्सीजन को हटाना है। क्यों? क्योंकि मुझे एल्युमिनियम बनाना है, मेटल निकालना मुझे। तो साहब उस केस में हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यूज करते हैं। आपने सुना होगा, उसका नाम है हॉल हेराल्ट मेथड। हॉल हेराल्ट मेथड हम लोग यही यूज करेंगे, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिंपल है, बात समझ में आ गई ना? अगर किसी के मन में आएगा, सर ये तो आपने नहीं बताया, तो चिंता ना करें। एल्युमिनियम की मेटलर्जी जो हम पढ़ेंगे, और एल्युमिनियम की मेटलर्जी सबसे पहले ओर लेते हैं, फिर कंसंट्रेशन करते हैं, एयर लीचिंग प्रोसेस से करेंगे, तो इसमें एल्यूमिना बनेगा। अब इस एल्यूमिना का हम रिडक्शन करेंगे, क्योंकि हमें मेटल चाहिए। फिर रिफाइनिंग करेंगे, रिफाइनिंग क्योंकि प्योर मेटल चाहिए, क्योंकि 99% है, मुझे 99.99% चाहिए। तब लास्ट में आप इसका हम करेंगे हूप प्रोसेस, हुप्स प्रोसेस। सही है, ये एल्युमिनियम का मेटलर्जी है। एल्युमिनियम कंसंट्रेशन मतलब लीचिंग, उसके बाद बच्चों फिर रिडक्शन में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जिसका नाम है हॉल हेराल्ट मेथड। एनसीईआरटी बुक में सब दिया हुआ है, सही है ना? और उसके बाद बच्चों फिर रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग में कौन सा मेथड यूज करेंगे? हूप मेथड यूज करेंगे। तो देखते हैं। तो बच्चों मैंने आपको, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया, कंसंट्रेशन ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, आपको ये भी पढ़ा दिया। क्यों? और रिडक्शन भी पढ़ा दिया, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना। बच्चों आपको लास्ट पढ़ाने जा रहा है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ध्यान से बिल्कुल सुनना। क्यों? क्योंकि इसके खत्म होते ही ना आप सभी मेटलर्जी मुश्किल से 5 मिनट में, कॉपर की मेटलर्जी 5 मिनट में समाप्त, आयरन की मेटलर्जी 5 मिनट में समाप्त। क्योंकि आप सभी मेटलर्जी 4 प्रोसेस होकर गुजरेगा। आप देखिएगा, मैं आप ही से पूछूंगा, जैसे जैसे मेटलर्जी स्टार्ट करूंगा मैं आपसे पूछूंगा और आप ही आंसर देंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है, ये जो रिफाइनिंग है, रिफाइनिंग पता है ना, यहां से हम लोग लिक्विड मेटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लिक्विड मेटल। सही है भाई, यहां से हम ओर लेते हैं, इस ओर को, सॉरी, यहां से हम ओर निकालते हैं, प्योर ओर। इस ओर को और ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर इस ऑक्साइड में से ऑक्साइड को बाहर करके लिक्विड मेटल बनाते हैं। अगर इसमें कोई इम्प्योरिटी हो तो याद है, तो उसमें फ्लक्स यूज करते हैं। फ्लक्स मतलब एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स। तो इसके ऊपर क्या बना लेता है? स्लैग बना लेता है, स्लैग स्लैग स्लैग। हल्का रहता है, इसके ऊपर तैरता रहता है। सही है, क्लियर है? अभी मैं आपको सब बताने वाला, बिल्कुल ध्यान सुनिए। तो बच्चों हम लोग रिफाइनिंग करने जा रहे हैं। रिफाइनिंग क्यों करने जा रहे हैं? ताकि हम चाहते हैं कि हमारा काम 99.99% सबसे अच्छा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रिफाइनिंग। अब देख रहे हो रिफाइनिंग के कितने मेथड है? 9 मेथड रिफाइनिंग के हैं हमारे एनसीईआरटी बुक में। क्या? लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, पोलिंग, क्यूपलेशन, बेसमराइजेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, मॉन्ट प्रोसेस, 1 के मेथड। और ये 9 के 9 प्रोसेस इतना सिंपल है ना, केवल आप हमारी बातें सुनेंगे ना, तो मुश्किल से 20 मिनट बाद आपको याद हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं लिक्वेशन। मुझे बताओ, लिक्वेशन मतलब लिक्विड, एक बात कह रहा हूं, लिक्विड मतलब पानी। मान लो पानी की बरसात नहीं हो रही है, तो किसान क्या करेगा? किसान क्या करेगा? भगवान से प्रेयर करेगा, सुनो प्रभु बिस्मिल्लाह, सुनो प्रभु बिस्मिल्लाह, हे भगवान। भाई जो हिंदू होंगे सुनो प्रभु करेंगे, जो मुस्लिम होंगे बिस्मिल्लाह करेंगे। सबको किसान खेती करनी है ना। हे भगवान पानी दे दो, पानी मतलब लिक्विड दे दो, लिक्विड मतलब लिक्वेशन दे दो। मतलब यदि आपको टीन का रिफाइनिंग करना हो तो लिक्वेशन यूज करेंगे,
यदि लेड का यूज करना हो तो लिक्वेशन यूज करेंगे। यदि बिस्मथ की मेटलर्जी का रिफाइनिंग करना हो, फोर्थ स्टेप करना हो तो लिक्वेशन करेंगे। सिंपल है कि नहीं सिंपल है? चलो स्टार्ट करते हैं। लिक्वेशन, ये सब लिक्वेशन है। होता क्या, देखो बहुत सिंपल है, लिक्वेशन बताता हूँ होता क्या। पहले लिक्वेशन सुन लीजिए, ये आपका लिक्वेशन है। फिर से एक बार सुन लीजिए, लिक्वेशन कब करते हैं? लिक्वेशन आपका सबसे लास्ट का स्टेप है। म्यूट कर लो जिसकी आवाज जा रही है। हाँ, सबसे लास्ट का 4 स्टेप है। सबसे लास्ट का 4 स्टेप है। 4 स्टेप मतलब आपके पास मेटल बन चुका है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। इसको एकदम प्योर करना, प्योर एकदम शुद्ध 99.9%। तो क्या कराना पड़ेगा साहब? रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग भी बहुत तरीकों से होता है, जैसा देश वैसा वेश, मतलब जैसा मेटल वैसा रिफाइनिंग। तो साहब लिक्वेशन किसके लिए किया जाता है? सुनो प्रभु बिस्मिल्लाह, हे भगवान सुनो। क्यों? क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, लिक्विड चाहिए, पानी चाहिए। पानी क्यों चाहिए? किसान ऐसे ही रोएगा ना, उसी को लिक्वेशन कहते हैं। चलिए ठीक है, पहले तो मैं इसको समझा दूं। ये लिक्वेशन, बाबा जी का बूस्टर पहले याद रखिएगा। बाबा जी का बूस्टर लिक्वेशन में किस मेटल का यूज करते हैं? किस मेटल के लिए लिक्वेशन यूज करेंगे? सुनो प्रभु बिस्मिल्लाह, सुनो प्रभु बिस्मिल्लाह। बाबा जी का बूस्टर पहले याद करते हैं क्योंकि पेपर में आएगा। सर ये कब यूज करेंगे? जब आपका मेटल और इम्प्योरिटीज, इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट हो। मैंने क्या बोला, मेरी बात सुनो। मैंने ये बोला कि थर्ड स्टेप से बच्चों, थर्ड स्टेप से आप मेटल आपने बना लिया, लेकिन आपका मन अभी भी नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि ये मेटल तो 99% है, अभी भी इसमें कुछ इम्प्योरिटीज है, कुछ इम्प्योरिटीज। आप चाहते हैं ये सब खत्म हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फोर्थ स्टेप लेना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप क्या है साहब? रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग तो सबके लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले मान लो हम लिक्वेशन पढ़ रहे हैं। लिक्वेशन किसके लिए? टीन के लिए, लीड के लिए, बिस्मथ के लिए। मान लो कभी ऐसा आ जाए तो इसके लिए आप लिक्वेशन करेंगे। अब करना क्या? कुछ नहीं करना। जब कभी भी आपको लगे कि मेटल और इम्प्योरिटीज इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है, डिफरेंट है, तो आपको लिक्वेशन का यूज करना होगा। तो बाबा जी का बूस्टर तो हमेशा याद रखिए कि बाबा जी का बूस्टर एग्जाम में पूछा जाएगा। काम की बातें करते हैं। अब मुझे बता दो, मैंने क्या बोला? ये प्रोसेस यूज तब करते हैं जब दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे आपके पास एक मेटल है और इस मेटल में आपके पास इम्प्योरिटीज भी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट सब दोनों अलग अलग है। आप क्या करो, इनको हीट कर दो, हीट कर दो। तो होता क्या ना, जो मेटल होता है ना उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो ये जल्दी से हीट हो जाएगा, तो ये वोलेटाइल होगा, मतलब इसकी वेपर बनेगी, वेपर बनेगी। सही बात है। तो ये देखो जरा, आपने हीट कर दिया तो इसमें जो देखो, ये जो प्योर मेटल नीचे आके यहाँ बैठ जाएगा बीकर में। और इम्प्योरिटीज जो होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो तो जल्दी मेल्ट होगा नहीं, तो यही रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला कि मेटल जो होता है उसके मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसलिए वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल मतलब जिसका वेपर जल्दी से बन जाए। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा। रिफ्रैक्टिव मतलब ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। मिट्टी, आपको पता है मिट्टी धूल कण का मेल्टिंग पॉइंट आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। रिफ्रैक्टिव मतलब ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा। रिफ्रैक्टिव मतलब वेरी हाई, वेरी हाई, ज्यादा नहीं बहुत ही ज्यादा। तो जरा आप सुन लो, मान लीजिए आपने यहाँ मेटल ले लिया, इम्प्योरिटीज भी है, आपने हीट किया, इसमें से बच्चों जो प्योर है वो जल्दी से वोलेटाइल होगा और आप यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। वोलेटाइल लिक्विड आपने कलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इम्प्योरिटीज अलग हो गई। कुल मिला के हमें इसका प्रोसेस नहीं याद रखना है। प्रोसेस तो हमें याद है कि एक जल्दी से मेटल मेल्ट होना चाहिए, मेल्ट नहीं होना चाहिए, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होना चाहिए। भाई मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, उसको अलग कर लेंगे। और इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जल्दी से मेल्ट नहीं हुआ तो वही बचा होगा, दोनों को सेपरेट कर लेंगे। इस प्रकार इस रिफाइनिंग से बिल्कुल प्योर आपका मेटल बनाया जाता है, जिसका नाम लिक्वेशन होता है। और लिक्वेशन हमेशा टीन, लेड और बिस्मथ मेटल के लिए किया जाता है। और ये सबसे लास्ट प्रोसेस है, इसको बोलते हैं रिफाइनिंग। इसको पढ़ लीजिएगा, सिंपल है। एक इंक्लाइन सरफेस रखते हैं, इसमें इम्प्योर होता है,
मेटल जल्दी से मेल्ट होगा क्योंकि वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब जैसे मान लो कि आपने, वोलेटाइल मतलब होता है जो भी जल्दी से मेल्ट हो जाए, जिसमें थोड़ा भी टेम्परेचर मिले जल्दी से मेल्ट हो जाए, उसे वोलेटाइल कहते हैं। सही है, तो मेटल मेल्ट होकर नीचे आ जाएगा, इम्प्योरिटीज मेल्ट नहीं हो पाएंगी और इम्प्योरिटीज ऊपर ही रह पाएंगी। मैंने हिंदी भाषा में बहुत ही सिंपल भाषा में आपको यहाँ पे ये बातें बता दिया जो मैंने बोला है। इसी को लिक्वेशन कहते हैं। चलिए बात देखते हैं। सुनो प्रभु बिस्मिल्लाह, जब कभी भी आएगा तो लिक्वेशन का यूज करेंगे। चलिए बात करते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, क्या आप सभी को लिक्वेशन समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? क्या ये रिफाइनिंग का पहला मेथड है? क्या दूसरा मेथड डिस्टिलेशन है? तो सबसे पहले बाबा जी का बूस्टर पढ़ लेते हैं, क्यों एग्जाम में जो आएगा पहले उसका काम कर लेते हैं, उसके बाद कोई और काम करेंगे। बाबा जी का बूस्टर, बाबा जी का बूस्टर ये रहा, बाबा जी का बूस्टर। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन हमेशा ZnCdHg के लिए किया जाता है। वैसे आपको पता है ZnCdHg, आपको पता है, आप आज नेट पे सर्च मारिएगा, एक आपको मूवी मिलेगी जिंदा, देखिएगा, जॉन इब्राहिम और संजय दत्त की मूवी है। मैं मूवी का प्रचार मत नहीं कर रहा हूँ, देखना नहीं। एक मूवी मिलेगी आपको, जिंदा मूवी है ना, देखना। उसमें हथौड़ा लेके उसका एडवर्टाइजमेंट आता है, बिल्कुल उसकी पीक मिलेगी आपको। अच्छी मूवी है, बहुत बकवास भी नहीं, ठीक ठाक है, मतलब टाइम पास हो जाएगा। तो जिंदा मूवी जो है ना, जिंदा मूवी, मान लो कि, जरा ध्यान से सुनना, हम क्या पढ़ रहे हैं? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब डिश टीवी। डिश टीवी, मान लीजिए आपके घर पर डिश टीवी लगा हुआ है, सही बात है, और डिश टीवी में मूवी आ रही है, मूवी आ रही है, कौन सी मूवी आ रही है? जिंदा मूवी आ रही है, जिंदा, सही बात है। डिस्टिलेशन मतलब डिश टीवी, और डिश टीवी में कौन सी मूवी आ रही है? जिंदा मूवी आ रही है, सही है। मान लीजिए वो मूवी आप नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, आपके पास कैसेट तो होगा ना, सीडी तो होगी ना, सीडी, सीडी होगी ना, सीडी होगी ना, तो सीडी सब दोबारा फिर से जिंदा देख लीजिएगा मूवी, हो गया काम खत्म। मतलब क्या हुआ? डिस्टिलेशन मतलब डिश टीवी, और डिश टीवी पे कौन सी मूवी आ रही है? जिंदा। जिंदा मतलब जिंक। अगर आप नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, आपके पास सीडी तो होगी ना, सीडी होगी ना, तो फिर से जिंदा मूवी देख लीजिएगा, काम खत्म। तो बाबा जी का बूस्टर क्या कहता है? बाबा जी का बूस्टर ये कहता है कि यदि आपके पास जिंक हो, कैडमियम हो और मरकरी हो, और इसका रिफाइनिंग करना हो बच्चों, तो आप डिस्टिलेशन के थ्रू ही जाएंगे। अगर आपने डिस्टिलेशन किया तो आपको प्योर मेटल मिलेगा। ठीक, बाबा जी का बूस्टर, ठीक है। बाबा जी का बूस्टर नंबर 2, साहब इसका यूज कब करते हैं? बहुत ही सिंपल काम है। डिस्टिलेशन मतलब जब कभी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, तो जब कभी बॉइलिंग पॉइंट किसका? मेटल और इम्प्योरिटीज का। मैं एक पढ़ाने से पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मुझे एक बात बताओ, एक है मेल्टिंग पॉइंट और एक है बॉइलिंग पॉइंट। प्रश्न ये है सर मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे ये मेरे पास एक पेन है, डिजिटल पेन है, सही है। मान लेता हूँ डिजिटल पेन का मेल्टिंग पॉइंट, जरा सब लोग सुन लीजिए, वैसे सिंपल बात है। वैसे मैं इसकी एक्चुअल डिफिनेशन आपके फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, मेल्टिंग पॉइंट वास्तव में किसे कहते हैं। अभी केवल टाइम पास, टाइम पास मतलब काम चलाओ। मान लेता हूँ कि 100 डिग्री सेल्सियस इस पेन का मेल्टिंग पॉइंट, मतलब यदि आपने 100 डिग्री सेल्सियस दिया तो ये जो पेन है ना, ये मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, मेल्ट, लिक्विड हो जाएगा, मेल्ट, है ना। अब बॉइलिंग पॉइंट मान लेता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक एग्जांपल ले रहा हूँ साहब, है ना। मान लो मैंने बॉइलिंग पॉइंट शो कर दिया, इसका मतलब यदि आपने इसको बॉयल किया ना, तो ये इतने पे ना ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट, बॉयल हो जाएगा, मतलब वेपर बन जाएगा। वेपर मतलब गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल है। मेल्टिंग मतलब मेल्ट होना, मेल्ट में लिक्विड बनेगा, और वेपर मतलब बॉइलिंग मतलब बॉयल मतलब गैस बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, ठीक है ना। पानी बॉयल होता है तो गल तो नहीं जाता ना पानी, बॉयल में वेपर ही तो बनता है। बोलते हैं पानी बॉयल हो रहा है, तो क्या पानी लिक्विड थोड़ा बनता है? पानी बॉयल मतलब पानी के वेपर बन रहा है। चलिए जरा डिस्टिलेशन की बात करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, डिस्टिलेशन का यूज कब करते हैं? डिस्टिलेशन का यूज कब करते हैं? जब आपके पास मेटल हो और इम्प्योरिटीज हो, और इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बच्चों डिफरेंट हो, तब आपको डिस्टिलेशन यूज करना है। इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो तो डिस्टिलेशन यूज करना है, और यदि इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो तो लिक्वेशन यूज करना है, क्योंकि मेल्ट करने से लिक्विड बनता है। समझ नहीं पा रहे हो यार?
मेल्ट करने से लिक्विड बनता है, लिक्वेशन में मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए। पेपर में यही आएगा, इन दोनों में से यही आएगा पेपर में, और कुछ नहीं आने वाला। और जब कभी इनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो तो डिस्टिलेशन यूज करते हैं। सुनो क्या करते हैं। दिस मेथड इज यूज फॉर मेटल हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, मेटल की बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, और इम्प्योरिटीज की बॉइलिंग पॉइंट डिफ्रेक्टिव मतलब ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा होती है। ये रहा मेटल और ये रहा इम्प्योरिटीज, दोनों को यहाँ पर रख दिया, सही है, और यहाँ पे हीट कर दिया, हीट कर दिया, हीट कर दिया। अब क्या होगा जरा बताओ। जैसे हीट करोगे ना तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ना, और का इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये जल्दी से बॉइल हो जाएगा भाई। ये जो और जल्दी से बॉइल होगा तो फटाफट फुर्ती से इधर के निकल जाएगा, और यहाँ पे कलेक्ट कर लो, बाद में कंडेंसर ठंडा फंडा जो करना कर लो, और इम्प्योरिटी जेल रह जाएगी। तो कुल मिलाकर मुझे इतना डिटेल नहीं जानना है, हमें इतना ही जानना है जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो तो डिस्टिलेशन, और जब कभी मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस हो तो लिक्वेशन। सही है, तो याद रखिएगा। जिंदा एक मूवी है, जिंदा मूवी डिश टीवी पे आ रहा है, यदि आप नहीं देख पा रहे हो तो इसकी सीडी होगी, डिश टीवी डिस्टिलेशन, डिश टीवी। और एक और मूवी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बहुत अच्छी मूवी है ये, और ये कई लोगों ने देखा होगा, मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने देखा ही होगा। तेजस पटेल, ये मूवी देखा हो नहीं देखा हो, मुझे पता ये ना बोलेगा। तेजस पटेल मूवी देखे हो? ना, नहीं देखी है। जानते थे, जानते थे, सही बात है। चलिए साहब, पोलिंग, पोलिंग ये क्या है सर, पोलिंग क्या है? ठीक है, जरा ध्यान सुनिए, पोलिंग क्या कहते हैं, सुनिएगा सब लोग। तो पोलिंग से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए, पोलिंग के से पहले एक बात सुन लीजिए। क्या बात है साहब? मुझे एक बात बताइए, क्या आपको जब मैं शुरुआत में ऑर्गेनिक पढ़ाया था, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तो क्या मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक मतलब जितने भी लिविंग थिंग, लिविंग मतलब जो जीवित चीजें सब में ऑर्गेनिक होता है? क्या पेड़ पौधे में बताया था, पेड़ पौधे में भी ऑर्गेनिक होता है? हाँ ना, बोलो यार, बताया था ना, पेड़ पौधे में हाँ। ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है साहब? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब मेथेन, एथेन, ब्यूटेन। हाँ ना, बोल दो, सही है ना यहाँ तक? भाई पेड़ पौधे में भी ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक मतलब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को ऑर्गेनिक कहते हैं। सही बात है। इसका मतलब हाँ सर। जो मैं पेड़ पौधा लूंगा उसमें से मेथेन में निकलेगा, क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे एक हाइड्रोकार्बन का सोर्स है, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मैं पोलिंग एक करके पढ़ रहा हूँ, सुनना ध्यान से। किसके लिए? सबसे पहले एक लार्ज कंटेनर लेते हैं, बहुत बड़ा लार्ज कंटेनर लेते हैं, और इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर से हीट करते हैं। सबसे पहले एक लार्ज कंटेनर ले, देखो मैं ले लेता हूँ, देख रहा हूँ कितना लार्ज कंटेनर ये, मतलब अभी छोटा दिखाई दे रहा होगा लेकिन ये बहुत ज्यादा लार्ज कंटेनर है, बहुत ज्यादा, है ना। ये लार्ज कंटेनर ले लिया, ठीक है यहाँ तक। अब यार देखो, इसको खूब हीट करते हैं, हीट कर दिया, और क्या करते हैं ना, फ्रेशली, फ्रेशली कट वुडन लॉग्स, मतलब क्या करते हैं ना, पेड़ से ना एकदम बिल्कुल ताजा ताजा खूब बड़ा बड़ा लकड़ी का लट्ठा काट के लाते हैं, समझते हैं ना, लकड़ी का लंबा लंबा जो होता है ना, जिससे लकड़ी चीरी जाती है और जगह जगह कोई सामान बनता है, तो एकदम बिल्कुल फ्रेशली, फ्रेशली मतलब एकदम तुरंत 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 ग्रीन, ग्रीन वुडन लॉग्स कट करके लाते हैं, और क्या करते हैं, उसमें कंटेनर के साथ उसमें मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। उसमें मोल्टेन मेटल भी है, और कॉन्टिन्यूसली स्टेड मतलब कॉन्टिन्यूसली इसको ऐसे घुमाते हैं लकड़ी के लट्ठे से, ठीक है ना। बहुत बड़ा बर्तन लेते हैं, उसमें जो तुम्हारा मोल्टेन मेटल, हमारे पास मेटल तो आ चुका है ना, उसको और प्योर करना चाहते हैं सर, ठीक है ना भाई। मोल्टेन मेटल थर्ड स्टेप से आ चुका है, तो क्या करते हैं उसमें बड़े से बर्तन में मोल्टेन मेटल तो रहता है, साथ में उसको खूब ज्यादा हीट करते हैं, और एकदम बिल्कुल फ्रेश जो पेड़ से कटा हुआ जो लकड़ी का जो लॉक्स है ना, जो लट्ठे है, उसमें लाकर उसमें रख देते हैं, उसे स्टीयर्ड मतलब बहुत तेजी से उसको चारों ओर मिक्स करते हैं, मिलाते रहते हैं। होता क्या है ना कि वो जो लकड़ी का जो आपने जो लिया है ना, उससे हाइड्रोकार्बन गैस रिलीज होती है, सही है ना। मैंने क्या बोला, हाइड्रोकार्बन, पेड़ पौधे से हाइड्रोकार्बन मिलता है ना, और वो जो गैस रिलीज होती है ना, वो क्या करता है, वो जो मोल्टेन मेटल है ना, मोल्टेन मेटल उससे रिएक्शन करता है, सही है। अब जो हाइड्रोकार्बन गैस जो रिलीज हुई है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है उस मेटल ऑक्साइड के लिए। फिर से सुनो, ये कहाँ से मिला? ये आपको जो लकड़ी का लट्ठा आपने जो मिलाया था उससे मिला, या आपके पास मोल्टेन कोई मेटल है जिसमें इम्प्योरिटीज है, जैसे ऑक्साइड या कुछ भी हो, तो ये जैसे जैसे आप इसको स्टेट करें, मिलाएंगे ना, तो ये मेथेन गैस वहां से निकलेगा, और ये मेथेन गैस इसको रिडक्शन की तरह काम करेगा और इस ऑक्सीजन को हटा देगा यहाँ पे भी। और देखो प्योर यहाँ पे कॉपर मिल गया,
प्योर मेटल मिल गया, और ये सब पानी तो रहेगा ही, CO2 गैस बाहर निकल जाती है। सिंपल है। इसी को साथ पोलिंग कहते हैं, पोलिंग 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 इज यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग कॉपर के लिए, टीन के लिए। अगर पता ना शादी के जो बर्तन और कॉपर और टीन के बने होते हैं, शादी के बर्तन कॉपर और टीन के, शादी के बर्तन जो होते हैं ना कॉपर और टीन के बने होते हैं, कॉपर और टीन के, ये कॉपर और टीन के बर्तन बने होते हैं। जब भी कभी बड़े बर्तन का यूज किया जाए तो उसके लिए पोलिंग यूज करेंगे, पोलिंग कॉपर और टीन के लिए, पोलिंग मेथड। सिंपल है, पोलिंग मेथड। क्यूप्राइट और कैसिटराइट, है ना। तो टीन के कैसेट याद आ रहा, टीन के कैसेट, कैसिटराइट, टीन के कैसेट। तब साहब हमने पोलिंग मेथड ही बता दिया। पोलिंग मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है। पोलिंग मेथड में हाइड्रोकार्बन जो यूज करते हैं वो रिड्यूसिंग की तरह काम करता है। वो मेटल के जो भी इम्पोर्टेड जो ऑक्साइड है उसको हटा देता है। भाई जैसा जैसा देश आएगा वैसे वैसे भेस बदलेंगे। मतलब क्या हुआ, जैसे कॉपर का ऑक्साइड मान लो मेटलर्जी आ गया तो हम इसको पोलिंग कर देंगे, कभी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आएगा तो हम डिस्टिलेशन कर देंगे, कभी लिक्विड पॉइंट का डिफरेंस आएगा तो इसका लिक्वेशन कर देंगे। कुल मिला के सबके लिए अलग अलग मेथड यूज किया जाता है। पोलिंग हो गया। अब नेक्स्ट पायरोमेटलर्जी रिफाइनिंग। पायरो मतलब सेवक, केवल क्या करना है आपको, केवल हीट करना, केवल हीट करना है। और इसमें दो प्रोसेस है, एक क्यूपलेशन और एक बेशमिराइजेशन है। फिर से सुनो, एक क्यूपलेशन और एक बेशमिराइजेशन है। आपको एक इंपॉर्टेंट बात यही बताता हूँ, बेशमिराइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कॉपर के, जब मेटलर्जी पढ़ाऊंगा तो वही पढ़ते हैं। कॉपर के मेटलर्जी में बेशमिराइजेशन का नाम आपने सुना होगा। उसमें एक कॉपर बनता है, लास्ट में जो कॉपर मेटल बनता है उसको ब्लिस्टर कॉपर के नाम से जानते हैं। ब्लिस्टर कॉपर होता क्या, अभी बताता हूँ, फिर से सुन लीजिए। बेशमिराइजेशन आपको कॉपर की मेटलर्जी में पढ़ने को मिलेगा। एक मेटल बनता है, लिक्विड मेटल बनता है जिसको ब्लिस्टर कॉपर के नाम से जानते हैं। ब्लिस्टर कॉपर कैसे बनता है जस्ट अभी पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन याद रखिए बेशमिराइजेशन में हम लोग ब्लिस्टर कॉपर पढ़ते हैं। और क्यूपलेशन और बेशमिराइजेशन में केवल और केवल आपको हीट करना ही पड़ता है। केवल अगर यदि आपने हीट कर दिया ना तब भी रिफाइनिंग हो जाएगा, आपको प्योर मेटल मिलेगा। प्योर मेटल, प्योर मेटल मतलब अगर यदि प्योर मेटल कॉपर मिले तो उसको बेशमिराइजेशन कहते हैं और उसी को ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्यूपलेशन, क्यूपलेशन, क्यूपलेशन। अब जरा मैं आपको पहले एक बार और ले चलता हूँ एक छोटी सी चीज के लिए, एक छोटी सी चीज। हाँ ये देखो जरा साहब, ये जो नीचे वाले जो चीज दिख रहा है ना, ये ध्यान सुनना, सर्व सुनिएगा। आपने सुना होगा नोबेल, नोबेल गैस, नोबेल गैस बोल रहा हूँ मैं, नोबेल गैस। तो आपने क्या सुना होगा सर, नोबेल गैस तो आपने पी ब्लॉक में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था सर, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। नोबेल गैस, नोबेल गैस, गैस फिर बोल रही हूँ, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, नोबेल गैस। अब मैं नोबेल मेटल बोल रहा हूँ, मेटल मतलब सॉलिड है ये, नोबेल मेटल। साहब इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, समझ नहीं पा रहे हो यार। नोबेल गैस, नोबेल गैस, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। लेकिन अगर आपको एग्जाम में आ जाए नोबेल मेटल तो कभी कंफ्यूज होकर नोबेल गैस पे टिक मत लगाना। नोबेल गैस की कहानी अलग और नोबेल मेटल की कहानी अलग। मेटल मतलब साहब ये सॉलिड है, इसका मतलब ये हुआ कि नेचर में कुछ ऐसे मेटल भी पाए जाते हैं, कुछ ऐसे भी सॉलिड पाए जाते हैं जो नोबेल है। नोबेल मतलब वह किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। कौन सा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपने गोल्ड देखा होगा। आपको पता ना गोल्ड, सोना, सोना को लोग आराम से पहन के गले में घूमते हैं। क्यों, क्योंकि सोना आपका नोबेल मेटल है। यदि सोना रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे नहीं होता, नीचे मतलब जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो, जो बिल्कुल नोबेल हो, जो किसी रिएक्शन ना करे। सोचो यदि सोना ऊपर होता तो पता क्या होता, आप सोना पहन के घूमते, फटाक से रिएक्शन करके कुछ और बन जाता। भाई अगर रिएक्टिविटी सीरीज में सोना ऊपर होता ना, कोई पहन के घूमता नहीं सोना। क्यों, क्योंकि सोना किसी न किसी रिएक्शन करके कुछ और बदल जाता। लेकिन सोना लोग पहन के क्यों घूमता, आपने देखा होगा सोना लंबे समय तक कभी खराब नहीं होता, लंबे समय तक बिल्कुल ऐसे ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों, क्योंकि जो गोल्ड होता है वो नोबेल मेटल जाना जाता है। नोबेल मेटल जैसा मेटल जो किसी से रिएक्शन करता ही नहीं। और उसमें नाम आता है कौन सा, सिल्वर है, गोल्ड है, मतलब जितने भी मुद्रा धातु है ना, पैसा वाला धातु है ना, सबके सब आपके ना नोबेल मेटल के नाम से जाना जाता है।
कभी भी क्वेश्चन आया ना कि नोबल मेटल कौन सा है, तो समझ लेना पैसा वाली जितनी चीजें वो जल्दी रिएक्शन किसी से करती नहीं है, याद रखना। पैसे की भाषा लोग जल्दी समझते हैं ना। तो प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर ये तीनों नोबल मेटल हैं, ठीक है। और जरा देखिएगा जरा इसके बारे में। तो मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, क्यूपलेशन। क्यूपलेशन मतलब क्यूपलेशन, ध्यान सुनिएगा। देखो क्यूपलेशन, क्यूपलेशन मतलब कपल। कपल देख रहे हो, ये विराट कोहली और अनुष्का शर्मा है, कपल। कपल समझते हैं ना, जोड़ा जिनकी शादी हो रही है। तो कपल लोग क्या करते हैं ना, शादी के दिन बहुत महंगी चीजें पहनते हैं। महंगी चीज मतलब समझते हैं ना, जैसे जैसे गले में देखो ये क्या पहनी है, गले में सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, जो भी महंगी चीज पहनी है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं, तीर्थ पटेल तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो शायद। सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये सब के सब क्या है, नोबल मेटल है। नोबल मेटल है। जो कपल है, जो क्यूपलेशन में जो कपल है, जब उनकी शादी होती है तो क्या करते हो, बहुत महंगी चीजें पहनते हैं, बहुत महंगी चीज पहनते हैं, नोबल मेटल। नोबल मेटल याद रखिएगा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ठीक है। अब सुनिएगा क्यूपलेशन क्या है। जब कभी मेटल जिसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो, कौन सा, नोबल मेटल, तो उसके लिए क्यूपलेशन का यूज करते हैं। क्यूपलेशन का यूज करते हैं कैसे, अब जरा सुनिए। जैसे मेरे पास सिल्वर है और मेरे पास गोल्ड है, तो सिल्वर और गोल्ड में ना बच्चों हमेशा ना लेड की इम्प्योरिटीज होती है, लेड की इम्प्योरिटीज होती है, ये बात आपको याद रखना। मैं फिर सुनो, मान लो मेरे पास ये मेटल आ गया और मैं इसको प्योर बनाना चाहता हूँ, एकदम शुद्ध बनाना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, रिफाइनिंग करूंगा। किससे रिफाइनिंग करूंगा, क्यूपलेशन से। क्यूपलेशन से क्यों करूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ी इम्प्योरिटीज, मुझे ऐसा डाउट है कि केवल 99% है, मुझे 99.9% चाहिए। तो सिल्वर और गोल्ड में बच्चों जो इम्प्योरिटीज होती है वो लेड की होती है, लेड की इम्प्योरिटीज होती है। तो हम क्या करते हैं, मेरी बात सुनिए, हम क्या करते हैं, क्यूपलेशन और लेते हैं और उसको बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर डील करते हैं। मैंने आपसे पहले बोला ना, केवल टेम्परेचर यूज करना, केवल टेम्परेचर। जब भी कभी कोई रिएक्शन केवल टेम्परेचर से हो तो उसको पायरो बोला जाता है। तो ये पायरो रिफाइनिंग का ही एग्जाम्पल है, क्यूपलेशन और बेसिवलाइजेशन। तो केवल मैं हीट ही कर रहा हूँ ना, जब हीट करते हैं तो एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, हमने सिल्वर का मेटल लिया, सिल्वर मेटल या गोल्ड का मेटल लिया, लेकिन इसमें लेड की क्या है, इम्प्योरिटीज है। भाई मुझे यही तो हटाना है, तभी तो मैं इसकी रिफाइनिंग कर रहा हूँ, मुझे प्योर करना है। तो होता क्या है ना कि जो लेड होता है वो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और सिल्वर का ऑक्साइड बन जाता है। और आपको पता ना, सिल्वर का ऑक्साइड अभी मैंने बताया था बॉटम में, नीचे में है, उसका ऑक्साइड थर्मली अनस्टेबल होता है। उसको जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर मिले ना, तुरंत मेटल अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। सिंपल है कि नहीं, सिंपल है, सिंपल है। एक बार फिर सुनिए, कपल में शादियों में महंगे धातु पहनते हैं, नोबल मेटल पहनते हैं, सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड में लेड की इम्प्योरिटीज होती है। जब भी कभी हम इसकी इम्प्योरिटीज हटाते हैं तो हमें क्यूपलेशन कराना पड़ता है। अब क्यूपलेशन और बेसिलाइजेशन में केवल और केवल हीट करना, केवल हीट करना है, और हीट हमेशा एयर की प्रेजेंस में किया जाता है। तो सिल्वर का भी ऑक्साइड बन जाएगा, लेड का भी ऑक्साइड बन जाएगा, लेकिन सिल्वर का ऑक्साइड तो अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, रिएक्टिव सीरीज में जितने भी नीचे हैं उनके ऑक्साइड तो अनस्टेबल होते हैं, उनको थोड़ा भी टेम्परेचर देते हैं तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी हमने शुरुआत में पढ़ा था, ये तुरंत मेटल और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो आंसर। बात समझ में आया कि तीरथ पटेल, समझ में आया कि नहीं आया। शुभम समझ में आ रहा है, शुभम, शुभम क्लास में हो। निशार पटेल बस सो गया क्या सब लोग, नहीं समझ में आ रहा है, समझ आ रहा। नीरव कहाँ चले गए, सो गए क्या नीरव? नहीं सर, जग रहा हूँ भाई जगे रहे। अब किसका मोबाइल बज रहा? चलो ठीक सर। है। हाँ, तो ये विराट कोहली अनुष्का शर्मा की शादी समाप्त हुई। नोबेल मेटल हमने सुना, नोबेल मेटल अलग, नोबेल गैस अलग, कभी गलती से टिक मत लगा देना। अब वेस्टिमराइजेशन अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेस्टिमराइजेशन, जिसको हम लोग दोबारा कॉपर की मेटलर्जी में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको यहाँ समझ में आए तो अच्छी बात है, यहाँ समझ में नहीं आए तो हम लोग कॉपर की मेटलर्जी में पढ़ने ही वाले हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, जब मैं कॉपर की मेटलर्जी आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कॉपर की मेटलर्जी। कॉपर की इसमें नहीं है कोई बात, मैं साइड में लिखता हूँ। देखो, जब मैं आपको कॉपर की मेटलर्जी शुरू करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट मेटलर्जी, तो कहते क्या है कि सब जब भी मेटलर्जी आप यूज करो सबसे पहले आप ओर लो। लेकिन साहब बहुत ओर है, हम क्या करें? तो बहुत ओर है तो चिंता मत करो, आप क्या करो, आप वो ओर लो, आपको वही ओर लेना है जो सबसे मेन हो। मेन मतलब
जिसमें वो मेटल सबसे ज्यादा मिले। मुझे एक बात बताओ, आपको 4 प्रोसेसों को गुजरना है, अब पता चले कोई भी और ले लो, 4 प्रोसेसों को गुजरे, बहुत पैसा खर्च किए और उसमें मेटल मिला कम, तो भाई आपका नुकसान होगा। इसीलिए जब भी कभी मेटलर्जी पढ़ते हैं तो उसमें मेन ओर लिया जाता है, उसके सामने लिखा जाता है कि कॉपर का मेन ओर ये है, एल्युमिनियम का मेन ओर ये है, जिंक का मेन ओर ये है, एफई का मेन ओर ये है। क्यों बोला जाता है बार बार? ताकि जब देखो, पहली चीज तो मेटलर्जी हमें करना नहीं है, मेटलर्जी आप हो चुका है, ये पहले से प्रैक्टिकली हो चुका है, कौन कौन सा मेन ओर लेना हमें दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि लोगों ने ऐसा कर चुके हैं, लोग ऐसा करके बहुत ज्यादा मेटल आप लोग बना चुके हैं। मेन ओर का मतलब होता है कि अगर आपने वो ओर लिया तो उससे सबसे ज्यादा आपको मेटल मिले, बस यही होता है। तो जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाहता हूँ, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब कभी कॉपर की मेटलर्जी पढ़ते हैं, जब कभी कॉपर की मेटलर्जी पढ़ते हैं, कॉपर की मेटलर्जी, ये फिर से हमारा मुझे बंद करना पड़ेगा, एक बार मैं बंद करके फिर बताता हूँ। मैं आपको फिर बंद करके बता देता हूँ। बेचारा ये भी थक गया होगा ना पढ़ते पढ़ते। भाई बोर नहीं होना, थोड़ी देर की बात है, अभी समाप्त हो जाएगा, चिंता नहीं करना हमें, बिल्कुल बोर नहीं होना, थोड़ी देर की बात है, ये समाप्त हो जाएगा, हिम्मत नहीं हारना है। वैसे मैं फास्ट इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि इसको 10 बार ना पढ़ाना पड़े, आपको समझ में आ जाए, इसलिए आप भी चिंता ना करें, घर पे है, बोर होने की जरूरत नहीं है, आसपास टाइम पास का साधन रखें, घर पे आपके कोई ना कोई होगा ही, छोटा बच्चा, छोटा भाई बहन कोई तो होगा, तो उसको आसपास रखें ताकि आपका भी मन लगे। चलिए मैं स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा स्क्रीन जो शेयर कर रहा हूँ। हाँ सुनिए, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए हमें कॉपर की मेटलर्जी पढ़नी है, ध्यान सुनिए सब लोग, हमें कॉपर की मेटलर्जी पढ़नी है, सही है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले इसका मेन ओर लेंगे। मेन ओर क्यों? किसी इसी ओर से हम जब 4 प्रोसेस करेंगे फैक्ट्रियों में, हमें सबसे ज्यादा ये कॉपर मेटल, हमें सबसे ज्यादा ये कॉपर मेटल मिलेगी, ठीक है यहाँ तक। अब इसका जो मेन ओर होता है, यदि किसी ने पढ़ा होगा क्लास 10th में, तो इसका मेन ओर होता है CuFeS2 कॉपर पायराइट, सही बात है, इसका मेन ओर होता है। एक मिनट में आता हूँ। हेलो, एक मिनट के ऊपर से आवाज आ रही है, कोई गाना गा रहा है, उसको थोड़ा बंद।
चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर क्या है ना कि कुछ लोग रुके हुए हैं ना, कुछ पुलिस वाले या कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले रुके हुए हैं ना, कोई है तो नहीं कैंपस में, वही रुके हुए खूब तेज गाना गा रहे थे वो। हाँ तो सुनिए क्या कह रहा था, ध्यान सुनिएगा। सुनिए ध्यान से। तो ये मेन हो रहा है। अब होता क्या ना, ये जो मेन हो रहा है ये दो फॉर्म में रहता है, ये कॉपर के सल्फाइड में CuS और एक आयरन के सल्फाइड में, ठीक है, Cu2S, कॉपर +1 में, तो कॉपर साइड। ध्यान सुनिएगा, ये जो मेन हो रहा है ना, ये इन दोनों फॉर्म में रहता है। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ध्यान सुनिए सब लोग, फिर से सुन लीजिए। जब हम आपको कॉपर की मेटलर्जी पढ़ाएंगे तो हम सबसे मेन ओर यही लेंगे। तो वास्तव में ये जो मेन ओर है ना, ये दो फॉर्म में रहता है। कौन कौन से फॉर्म में? एक कॉपर के सल्फाइड में और आयरन के सल्फाइड में। और यही आपका मेन ओर है, यही हमारा मेन ओर है। और ये सब हमारी इम्प्योरिटीज है, ये हमारी इम्प्योरिटीज है, ये अशुद्धि है, हमें इसी को दूर करना है। क्या सबको समझ में आ रहा है? जब हम कॉपर की मेटलर्जी पढ़ेंगे तो कॉपर के मेटलर्जी में हमारा मेन ओर CuFeS2 होता है, और CuFeS2 हमारे दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सा? कॉपर के सल्फाइड में, आयरन के सल्फाइड में। कॉपर का सल्फाइड ही हमारा मेन ओर है, जिससे हमें मेटलर्जी करना, जिससे कॉपर निकालना है। लेकिन आयरन के सल्फाइड हमारी इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज मतलब जो कि अशुद्धियां हैं, ठीक है। और इसी को मेट कहते हैं, इसी को मेट कहते हैं, कॉपर मेट, मेट कहते हैं इन दोनों के फॉर्म। जरा फिर से देखिए, मैं फिर समझाना चाहता, सब देखिएगा एक बार, जरा देखो, फिर से देखो। बेशमराइजेशन, कॉपर ओर, कॉपर ओर कौन सा? CuFeS2, ये किस फॉर्म में रहता है? एक कॉपर का सल्फाइड और एक आयरन का सल्फाइड, देख रहे हो ना? सही बात है। इसी को क्या कहते हैं? मोल्टेन मेट। इसी को क्या कहते हैं? मोल्टेन मेट। अगर हमसे कोई पूछे मोल्टेन मेट किसे कहते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? कॉपर एयर, कॉपर का मेन ओर कॉपर पायराइट होता है, जिसका फॉर्मूला CuFeS2 होता है। वास्तव में वो दो फॉर्म एग्जिस्ट करता है, एक कॉपर का सल्फाइड, एक आयरन का सल्फाइड। इन दोनों को मोल्टेन मेट कहते हैं। और बेशमराइजेशन में हमें मोल्टेन मेट की हेल्प से अपनी बातों को समझाना है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बेशमराइजेशन, बेशमराइजेशन मतलब मोल्टेन मेट, बेशमराइजेशन मतलब मोल्टेन मेट, मोल्टेन मेट मतलब कॉपर का सल्फाइड और आयरन का सल्फाइड। क्लियर है? इन दोनों को मिलाते किसी को मोल्टेन मेट के नाम से जानते हैं। सही बात है। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो कॉपर है ना, ये तो मेन ओर है, ये क्या है? मेन ओर है। इसी से हम कॉपर बनाएंगे, कॉपर बनाएंगे, इसी से कॉपर बनाएंगे। जैसे ये कॉपर अभी बनाऊंगा, मैं भी सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। और इसी कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं, ब्लिस्टर कॉपर के नाम से जाना जाता है। फिर सुनिए, बेशमराइजेशन में जो मोल्टेन मेट लेते हैं, मोल्टेन मेट में जो कॉपर का सल्फाइड है, उसी से कॉपर बनाएंगे, उसी को ब्लिस्टर कॉपर के नाम से जानते हैं। और ये जो इम्प्योरिटीज है ना, ये इम्प्योरिटीज, ये जो इम्प्योरिटीज है, इस इम्प्योरिटीज में हम क्या करेंगे? एक फ्लक्स के मिलाएंगे, फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स मिलाएंगे? मुझे बताओ, क्या ये मेटल का इम्प्योरिटीज है? मेटल के इम्प्योरिटीज मतलब बेसिक फ्लक्स है। इसमें कौन सा फ्लक्स मिलाएंगे? एसिडिक फ्लक्स मिलाएंगे। एसिडिक फ्लक्स मतलब SiO2। जब ये मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, ये बनेगा। इसी को क्या कहते हैं? स्लैग, स्लैग कहते हैं। अब मुझे एक बात बता, ध्यान सुनना, ध्यान सुनिए सब लोग।
जैसे मान लो कि मैंने क्या बताया था, ये रहा 1 कप चाय। 1 कप चाय मतलब यहाँ मान लो कॉपर बन गया। कॉपर क्या है, मेल्ट फॉर्म में है, मेल्ट MELT। मेल्ट मतलब ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर कैसे बना, जो कॉपर सल्फाइड है उसी से मैंने बना। कैसे बना भी बताऊंगा मैं, ठीक है। और उसके ऊपर इम्प्योरिटीज थी साहब। किसकी इम्प्योरिटीज थी, आयरन की इम्प्योरिटीज थी। हमने इसमें फ्लश मिला दिया, एसिडिक फ्लश, तो क्या बनाया, FeSiO3 बना लिया। ये क्या है, स्लैग है। क्या स्लैग ऊपर की तरफ तैरता रहता है, बिल्कुल तैरता रहता है, सबने बताया जैसे मलाई तैरता रहता है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये स्लैग नहीं होता तो ये दोबारा कॉपर बाहर के O2 मतलब एयर से रिएक्शन करके क्या फिर से कॉपर का ऑक्साइड बना लेता। यार हम कॉपर के ऑक्साइड से कॉपर में चेंज किए स्टेप नंबर 3 में। अगर ये स्लैग ऊपर नहीं होता तो ये फिर से वापस स्टेप नंबर 3 में चला जाता। आप देख सकते हैं ना स्लैग का कितना इंपॉर्टेंट काम है। स्लैग क्या करता है, सुनते ध्यान से सब लोग। स्लैग ये करता है कि मेटल जो भी मेल्ट फॉर्म में है उसी के ऊपर तैरता रहता है। क्यों, और उसके ऊपर तैरने से क्योंकि हल्का है, और उसके ऊपर तैरने से क्या होगा, उसके ऊपर तैरने से ये जो मेटल है ना, ये दोबारा एयर के कांटेक्ट में नहीं आता और फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। भाई हम तो रिडक्शन करा करा के हम यहाँ तक पहुंचे हैं, पता चले फिर से एयर मिल जाए और फिर ये दोबारा उसका ऑक्साइड बना ले। तो याद रखिए स्लैग का ये फायदेमंद है, स्लैग का यही फायदेमंद है कि ये एयर के कांटेक्ट को दोबारा मेटल से नहीं होने देता और दोबारा मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता। ये स्लैग का इतना इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है ना। अब सुनिए जरा ध्यान से। अब हमने आपको बताया कि कॉपर का ओर लिया, कॉपर पायराइट, इसको मोल्टेन मेट भी कहते हैं। इसमें ये प्योर होता है, ये इम्प्योर होता है। और आपको पता है कि इम्प्योर को दूर करने के लिए फ्लश के मिलाया जाता है। फ्लश, फ्लश मतलब अगर ये बेसिक फ्लश है, भाई मेटल का हमेशा बेसिक फ्लश होता है, इसमें एसिडिक मिलाया जाता है। अब एक एक करके पढ़ते हैं, मुझे बताओ क्या ये इम्प्योरिटीज है, सही बात है। अब जरा सब लोग ध्यान सुनिएगा, ये इम्प्योरिटीज है, ये रहा इम्प्योरिटीज, और ये क्या है, ये प्योर है। हम दोनों की रिएक्शन एयर से करा दिए। एयर मतलब आपको पता ना ये पायरोमेटलर्जी है, केवल आपको एयर से हीट करना है। समझ नहीं पा रहे हो यार, ये आपका पायरोमेटलर्जी रिफाइनिंग है ना, इसको भी हीट करना है, इसको भी हीट करना है। हीट मतलब एयर की प्रेजेंस में, हीट मतलब एयर की प्रेजेंस में। लेकिन बेशमराइजेशन किसके लिए होता है, कॉपर की मेटलर्जी के लिए। कॉपर का मेन क्या है, CFeS2। CFeS2 मतलब कॉपर सल्फाइड और आयरन का सल्फाइड, सही बात है। ये तो प्योर है, ये क्या इम्प्योर है, ठीक है। यहाँ तक तो इसको भी हीट करना है, सही बात है, और इसको भी हीट करना है, सही बात है। क्यों, क्योंकि हम यही तो पढ़ रहे हैं पायरोमेटलर्जी। इसका मतलब दोनों को एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब आगे सुनिए। तो हमने इस कॉपर सल्फाइड को एयर की प्रेजेंस में हीट किया, हमने इस आयरन सल्फाइड को एयर की प्रेजेंस में हीट किया, ठीक है यहाँ तक। तो जैसे हीट करेंगे तो सबसे पहले ये कॉपर का ऑक्साइड बनेगा, SO2 बनेगा, यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड बनेगा, SO2 बनेगा, ठीक है। अब ये हमारा इम्प्योरिटीज है। इम्प्योरिटीज कौन सा इम्प्योरिटीज है, बेसिक फ्लक्स का। बेसिक देख लो ना, मेटल का ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर का होता है। तो अगर ये बेसिक नेचर का है तो हम इसमें एसिडिक फ्लक्स मिलाएंगे और ये दोनों मिलके क्या बनेगा, स्लैग। स्लैग क्या करता है, ये स्लैग तैरता है किस पे, मोल्टेन मेटल के ऊपर तैरता है, और बाद में स्लैग को कलेक्ट कर लेते हैं, मोल्टेन मेटल को अलग कर लेते हैं। मोल्टेन मेटल यहाँ पे क्या है, ब्लिस्टर कॉपर। कैसे, जरा ध्यान से सुनिए। अब इधर की लाइन तो समझ में आ गई सर, ये स्लैग बन गया, सब इम्प्योरिटी से आपने दूर कर लिया। अब जैसे आपने कॉपर ऑक्साइड बनाया ना, अब ये कॉपर ऑक्साइड इसमें पूरा का पूरा ये सल्फाइड ना कॉपर ऑक्साइड में चेंज नहीं होगा, तो ये सेल्फ रिडक्शन होगा। सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन मतलब आपको कुछ नहीं, आपको यूज करना है, कुछ नहीं यूज मतलब भाई आपके कंटेनर में कॉपर का सल्फाइड तो था ही, आप इसको जला रहे थे तो ये भी बन रहा था, साथ में कंटेनर में ये पहले से था। तो ये दोनों आपस में मिलके ये कॉपर ऑक्साइड सेल्फ रिड्यूस होके कॉपर में चेंज हो जाता है, और इसी को ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं, और इसी को बेसिमराइजेशन कहते हैं। बेसिमराइजेशन में कॉपर का सेल्फ रिडक्शन होता है। फिर सुन लीजिए, बेसिमराइजेशन में कॉपर का सेल्फ रिडक्शन होता है। अब ये जो कॉपर बना ना, कॉपर ये मेल्ट फॉर्म में है, इसी के ऊपर स्लैग ऐसा तैरतेगा। देखो इसी के ऊपर स्लैग क्या होगा, तैरेगा, इसी के ऊपर स्लैग तैरेगा। स्लैग को आप अलग कर लीजिए और मोल्ट मेटल को अलग कर लीजिए, सिंपल है। जरा मुझे बताइए सभी को बेसिमराइजेशन समझ में आ गया, शुभम समझ में आया बेसिमराइजेशन, करण पटेल, शुभम,
शुभम क्लास में हो? शुभम, शुभम क्लास में हो? स्मित पटेल समझ में आ रहा है? स्मित पटेल? हाँ सर। सुनाग विपुल समझ में आ रहा है? सुनाग विपुल? हाँ सर। जय पटेल समझ में आ रहा है? जय पटेल? हाँ सर। ठीक है। नीरव समझ में आ रहा? हाँ सर। ओके ठीक है। तो क्या सभी को बेसिमिलेशन समझ में आ गया? बेसिमिलेशन से क्या बनता है? ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर मतलब मेल्ट मेटल बनता है, उसी के ऊपर स्लैब रहता है, स्लैब को बाहर कर लेता है, मेटल को अलग कर लेते हैं। याद रखिए बेसिमराइजेशन से ब्लिस्टर कॉपर बनता है। बेसिमराइजेशन कॉपर के लिए यूज करते हैं। बेसिमराइजेशन एक पायरो रिफाइनिंग है जिसमें केवल हीट करना एयर की प्रेजेंस में। कॉपर में दो प्रकार के अलग अलग रहते हैं, एक होता है कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड। इसमें आयरन सल्फाइड इम्प्योरिटीज है, इस कॉपर से ब्लिस्टर कॉपर बनाते हैं और इस आयरन सल्फाइड को प्लस मिला के इसमें स्लैग बना लेते हैं और स्लैग हमेशा ऊपर तैरता रहता है। मोल्टेन मेट, मोल्टेन मेट मतलब इन दोनों को मोल्टेन मेट के नाम से जाना जाता है। जब मैं आपको कॉपर की मेटलर्जी पढ़ाऊंगा तो इसको दोबारा नहीं बताऊंगा वहां पे। तो ब्लिस्टर कॉपर बेसिमराइजेशन से मिलता है, ब्लिस्टर कॉपर। चलिए, और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है ना, इसको तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जब मेटलर्जी पढ़ेंगे ना, मेटलर्जी कॉपर की, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आएगा तो वहां पे मैं समझा दूंगा। तो मैं आपको जोन रिफाइनिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। जोन रिफाइनिंग, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन तो आपको मैंने बताया था। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन तो जब हम आयरन की मेटलर्जी पढ़ेंगे ना, और आयरन की मेटलर्जी जब हम कोक यूज करेंगे, कोक, तो उसी को स्मेल्टिंग ऑफ आयरन कहता है। वो मैं आयरन की मेटलर्जी पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं आपको जोन रिफाइनिंग पढ़ाता हूँ। जोन रिफाइनिंग क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। जोन रिफाइनिंग क्या होता है? सबसे पहले बाबा जी का बूस्टर जोन रिफाइनिंग में, यहाँ नहीं लिखा हुआ कोई बात नहीं। बाबा जी का बूस्टर क्या है, ध्यान सुनिएगा। जोन रिफाइनिंग में अगर आपको नहीं पता, सुनिए। सबसे पहले जोन रिफाइनिंग का यूज कब करते हैं? अगर हमसे कोई पूछे यूज कब करते हैं, इसको नोट भी कर लीजिएगा। जोन रिफाइनिंग का यूज कब करेंगे सर? सबसे पहले रिफाइनिंग में यूज करते हैं, कब करेंगे? सुनो, सबसे पहले इसका यूज सेमीकंडक्टर के लिए किया जाता है। सेमीकंडक्टर के लिए जोन रिफाइनिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, पहली चीज सेमीकंडक्टर के लिए सेमीकंडक्टर के लिए जोन रिफाइनिंग का यूज करते हैं। एक बात तो समझ में आ गई, सेमीकंडक्टर के लिए। अब क्या करते हैं, होता क्या है ना, इसमें इसका क्या रूल है? इसका रूल ये है कि यदि मेटल, ध्यान सुनिएगा, यदि मेटल आपका लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड मतलब मेल्ट फॉर्म में है, मेल्ट फॉर्म में है, मेल्ट फॉर्म में मेटल है, तो उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है ना, इम्प्योरिटीज, वो आपका सोलुबल होता है, ज्यादा सोलुबल होता है, मतलब पूरी तरह से घुल जाता है। फिर सुनिए, देखो मेटल किस फॉल्ट में आपको मिल सकता है? मेटल आपको सॉलिड मिल सकता है, सॉलिड। अगर आपको इसको टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, तो ये किस फॉर्म में मिलेगा? मेल्ट फॉर्म में। तो जोन रिफाइनिंग का नियम, प्रिंसिपल तब काम करता है जब मेटल में, जब मेटल मेल्ट फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, और उसमें इम्प्योरिटी सबसे ज्यादा सोलुबल हो। समझ में आ गया? फिर से सुन लीजिए, यह प्रोसेस तब काम करता है जब इम्प्योरिटीज आपका ज्यादा सोलुबल हो। कब? मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट मतलब जब कोई भी मेटल लिक्विड स्टेट में हो और इम्प्योरिटीज आपका ज्यादा से ज्यादा सोलुबल हो, तो उसके लिए जोन रिफाइनिंग का यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि जब कभी भी कोई चीज बहुत ही प्योर बनाना, एकदम बिल्कुल प्योर, प्योर मेटल बनाना हो, प्योर टू प्योर, प्योरेस्ट, सबसे प्योर बनाना हो, तो आपको जोन रिफाइनिंग का यूज करना चाहिए। समझ में आ गया? जोन रिफाइनिंग का यूज कब करना चाहिए? जोन रिफाइनिंग का यूज हमें तब करना है जब, जोन रिफाइनिंग का यूज हम तब करेंगे जब हमारे पास जो इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज वो आपका अधिक से अधिक मोल्टन स्टेट में सोलुबल हो। इम्प्योरिटीज अधिक से अधिक मोल्टन स्टेट में सोलुबल हो, तब जाके हम जोन रिफाइनिंग का यूज करते हैं। क्लियर है? जोन रिफाइनिंग का यूज कब करते हैं, समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनिए सर, इसका काम यूज कैसे करते हैं, सुनिए। जैसे मान लो कि ऐसे मेरे पास एक इम्प्योर रॉड है, ठीक है, ये इम्प्योर रॉड है। इम्प्योर मतलब प्योर, इम्प्योर दोनों है भाई। ये प्योर रॉड नहीं है हमारे पास। इम्प्योर, इम्प्योर रॉड का मतलब ये थोड़ा कि इसमें इम्प्योरिटी नहीं है, प्योर नहीं है, ये ऐसा है। अब हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर हीटर लेते हैं। ये हीटर है, ये सर्कुलर हीटर है जो टेम्परेचर क्रिएट करेगा। अब जैसे मान लो कि मेरे पास एक प्योर डिजिटल पेन है, मुझे इसको शुद्ध करना है। अभी इम्प्योर है, इम्प्योर मतलब इसमें बीच बीच में कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज होगी। तो हम क्या करेंगे, इसके चारों ओर एक हीटर लगा देंगे।
हीटर में टेम्परेचर होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कि ये हीटर है, तो हीटर क्या करेगा, मान लो यहाँ के चीजों को मेल्ट कर दिया, मेल्ट कर दिया भाई, हीटर यहाँ की चीजों को मेल्ट करेगा भाई, यहाँ पे गर्म है तो मेल्ट करेगा, तो इसके आसपास की जो भी इम्प्योरिटीज होगी इसमें आके सोल्यूबल हो जाएंगे। समझ नहीं पा रहे हो यार भाई, यह नियम इसी पे तो काम करता है कि जो भी मेटल लिक्विड में हो तो इम्प्योरिटी उसमें सोल्यूबल हो जाए। तो हमने क्या किया, ये चीज मेल्ट कर दी, ये मेल्ट कर दिया, तो जैसे ये मेल्ट होगा तो इसके आसपास का जो भी इम्प्योरिटीज होगी इसमें सोल्यूबल हो जाएगा। सही बात है। अब मैं क्या करूंगा, हीटर को और आगे ले जाऊंगा। जब हीटर को और आगे लेके जाऊंगा तो होगा क्या कि अब इधर की चीज ठंडा होने को छोड़ दो तो ये दोबारा सॉल्यूट में बदल जाएगा। सही बात है। अब हीटर इधर आ गया, अब यहाँ की चीजों को मेल्ट करेगा, यहाँ की चीजों को मेल्ट करेगा तो आसपास की इम्प्योरिटीज अब यहाँ के आप पे सोल्यूबल हो जाएंगी, घुल जाएंगी, क्योंकि इम्प्योरिटीज वहीं घुलेंगी जहां पे मेटल मेल्टिंग पॉइंट में हो, लिक्विड फॉर्म में। सही है। मैंने यहाँ पे डिसॉल्व कर लिया, अब मैंने हीटर को इधर लेके आया, अब यहाँ पे छोड़ दिया तो ये सॉलिड बन जाएगा, मतलब यहाँ का मेटल प्योर हो गया, यहाँ का मेटल प्योर हो गया, फिर से यहाँ मेल्ट हो जाएगा, अब आसपास का इम्प्योरिटीज यहाँ फिर घुल जाएगा। सही बात है। अब आसपास का मेटल में इम्प्योरिटीज फिर घुल जाएगा, और फिर घुल जाएगा तो आसपास के इम्प्योरिटीज में घुल जाएगा। अब मेटल को फिर रॉड को, हीटर को आप इधर लेके आओ, अब इसको छोड़ दो, ये सॉलिड बन जाएगा। सही बात है। अब यहाँ पे फिर से मेटल क्या करेगा, मेल्ट होगा, तो आसपास की इम्प्योरिटी फिर घुल जाएगी। समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक रॉड क्या हो गया, प्योर हो गया। क्यों? क्योंकि आप देखो जैसे जैसे मान लो हीटर यहाँ पे है, हीटर यहाँ पे है, तो यहाँ की चीज मेल्ट होगा, मेल्ट होगा तो आसपास की इम्प्योरिटी यहाँ पे घुल जाएगी। सही है। फिर हीटर को आगे लेके जाओ, जब हीटर को आगे लेके जाओगे अब यहाँ की चीज मेल्ट होगा, यहाँ की चीज मेल्ट होगा, अब इधर की चीज सॉलिड हो गई, छोड़ दो, थोड़ी देर बाद सॉलिड हो जाएंगी। अब ये प्योर हो चुका, क्योंकि यह नियम तब काम करता है जब मेटल आपका लिक्विड फॉर्म में हो, और लिक्विड फॉर्म में अधिक से अधिक इम्प्योरिटी सोल्यूबल होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको सब जगह लेके जाएंगे, सब जगह लिक्विड बनाएंगे, लिक्विड बना के सब जगह हम क्या करेंगे, इम्प्योरिटी उसमें सोल्यूबल कर देंगे, और सोल्यूबल करते 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 हम यहाँ पे किनारे तक लेके आएंगे। अब बाद में यहाँ से कट कर लेंगे, कट करके इसको साइड कर लेंगे। अच्छा मान लो कि आपको डाउट है, मान लो आपको डाउट है कि आपको अधिक से अधिक, आपको सर डाउट है कि सर इम्प्योरिटीज और बचे, कुल मिला के हीटर को आप हीटर को दोबारा घुमा दो, 2-3 बार घुमा दो। भाई आप हीटर को आप इधर लेके जा रहे थे, आप इधर से लेके यहाँ पे आए, फिर दोबारा घुमा दो, फिर दोबारा घुमा दो, फिर 14 बार घुमा दो। तो जितनी बार घुमाओगे ना, जहां जहां लिक्विड बनेगा वहां से इम्प्योरिटी उसमें सोल्यूबल होता जाएगा, सोल्यूबल होता जाएगा, और किनारे तक पहुंचा दो, फिर कट कर दो, प्योर मेटल बना लो। सही है। सर्कुलर हीटर याद रखना मूवेबल है, मूवेबल मतलब चारों ओर घूम सकता है। तो एक बार फिर सुन लीजिए, जब मेटल में इम्प्योरिटीज उसके मेल्ट फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा सोल्यूबल हो तो उस केस में जोन रिफाइनिंग का यूज करते हैं। जोन रिफाइनिंग किसके लिए यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर के। सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनके लिए जोन रिफाइनिंग का यूज किया जाता है। सिंपल है। ठीक है। तो जोन रिफाइनिंग प्योर फॉर्म बनाने के लिए होता है, जब आपका इम्प्योरिटीज मेल्ट फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा सोल्यूबल होता है, यूज किया जाता है। ये बात याद रखिएगा, जोन रिफाइनिंग। ये पढ़ लीजिएगा, पूरा वही लिखा मैंने ये सब, अब इसको पढ़िएगा। अब मोल्ड प्रोसेस क्या होता है, मोल्ड प्रोसेस क्या होता है, जैसा लोग देखिए मोल्ड प्रोसेस, मोल्ड प्रोसेस क्या होता है, मोल्ड प्रोसेस। अब पहले मोल्ड प्रोसेस याद कर लेते हैं। मोल्ड प्रोसेस, एम मतलब मोल्ड प्रोसेस, नी मतलब निकिल, का मतलब कोबाल्ट। फिर से सुनिए, जब कभी निकिल, देखो दिस प्रोसेस यूज फॉर ओनली फॉर निकिल, यह प्रोसेस हमेशा निकिल के लिए ही यूज किया जाता है। मोल्ड प्रोसेस हमेशा निकिल के लिए यूज किया जाता है, और उसमें जो सुटेबल रिएजेंट यूज करते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हैं। अब होता क्या, सुनो, हमारे पास मान लो निकिल है, हम इसको प्योर करना चाहते हैं, तो हमने इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर लिया। तो सबसे पहले निकल क्या करता है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाता है, निकल CO4 का। सही बात है। और जैसा हम इसको हीट करते हैं ना, तो निकल मेटल प्योर हो जाता है, CO अलग हो जाता है। इसको कैसे याद करेंगे, मोनिका। मोनिका मतलब एम मतलब मोन प्रोसेस, ने मतलब निकिल, कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, CO। तो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले निकिल कोबाल्ट के साथ एक कंपाउंड बनाता है, अब उसके बाद दोबारा हीट कर दो तो निकिल अलग, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड अलग। तो मोन प्रोसेस केवल निकिल के लिए यूज किया जाता है। जब कभी निकिल का आपका रिफाइनिंग करना है तो आप मोनिका याद करेंगे, मोनिका।
मोनिका मतलब निकिल प्रोसेस के लिए सुटेबल रिएजेंट कोबाल्ट होता है, पहले वोलेटाइल कंपाउंड बनता है, ये तुरंत का तुरंत आपको वोलेटाइल होकर निकिल मेटल अलग हो जाता है, कोबाल्ट अलग हो जाता है। वन प्रोसेस, वन आर्कल प्रोसेस, वन आर्कल प्रोसेस होता क्या है, ध्यान सुनिए। ये सबसे पहले बता दो कि टाइटेनियम की यूज होता है। भैया म्यूट कर लो, हेलो म्यूट कर ले, जो लोग जहाँ से आवाज आ रही है, जहाँ से आवाज आ रही है म्यूट कर ले, ठीक। वन आर्कल प्रोसेस क्या है? वन आर्कल प्रोसेस हमेशा टाइटेनियम के लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा। मॉन्ड प्रोसेस हमेशा निकल के लिए मोनिका, इसमें कोबाल्ट यूज करते हैं, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आपका वोलेटाइल कंपाउंड बनता है, इसको दोबारा हिट करने पे मेटल अलग हो जाता है, बिल्कुल सेम है। क्या सेम है? सुनिए, यह टाइटेनियम के लिए यूज होता है। सबसे पहले यह टाइटेनियम के लिए यूज होता है। इसमें जो सुटेबल रिएजेंट यूज करता है वो आयोडीन है। या देखिए, यह टाइटेनियम के लिए यूज होता है। मान लो आपके पास टाइटेनियम है, ये इम्प्योर है, तो आप सुटेबल रिएजेंट आयोडीन यूज कर लो। जैसे यूज करोगे वोलेटाइल बनेगा। वहां भी बनता था ना, वहां क्या बनता था, आप निकिल का आपको रिफाइनिंग करना था तो आप क्या लेते थे, कोबाल्ट लेते थे, तो क्या यही बनता था ना? क्या ये बिल्कुल वोलेटाइल था? देखो सेम वही ना, सेम यही है, बस वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड लेते थे और यहाँ पे क्या लेंगे, आयोडीन लेंगे, तो यहाँ भी वोलेटाइल होगा। अब जैसे आप इसको हीट करेंगे, देखो टाइटेनियम मेटल अलग हो गया, आयोडीन अलग हो गया। तो वन आर्कल प्रोसेस में आयोडीन रिएजेंट यूज करते हैं और मॉन्ड प्रोसेस में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हैं। दोनों में वोलेटाइल आपका कंपाउंड बनता है, इसको दोबारा हीट करने पे निकल, दोबारा हीट करने पे टाइटेनियम अलग हो जाता है। एक बार मुझे बता दो, लिक्वेशन बता दिया आपको, डिस्टिलेशन बता दिया, पोलिंग बता दिया, क्यूपलेशन बता दिया, विराट कोहली की शादी होती, वेस्टर्नाइजेशन बता दिया, क्या ये दोनों सेम है? क्या दोनों में हिट किया जाता है? क्या ब्लिस्टर कॉपर बनता है? क्या यहाँ पे कॉपर मैट का भी कंसेप्ट बताया था? क्या मैंने यहाँ पे ब्लिस्टर कॉपर बताया? क्या मैंने आपको वेस्टर्नाइजेशन बताया? क्या मैंने आपको यही बताया कि इन दोनों प्रोसेस में केवल केवल हीट करने का मामला है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या मैंने बाद में बोला, केवल छठा मेथड आपको बाद में बोला। सातवां जोन रिफाइनिंग पढ़ा दिया, जोन रिफाइनिंग सेमीकंडक्टर के लिए यूज होता है, मोनिका निकल के लिए यूज होता है, वन आर्कल आयोडीन के लिए, दोनों में वोलेटाइल कंपाउंड बनता है, दोनों को हीट करता है और इस प्रकार आपका हो जाता है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने आपको बच्चों जितने भी मेटलर्जी के प्रोसेस थे मैंने लगभग आपको सब सिखा दिया। अब केवल आपको मुझे मेटलर्जी क्या क्या सिखाना है, आपको मेटलर्जी क्या सिखाना, ध्यान सुनो। मुझे पता है कि बहुत लंबे समय तक बैठेंगे तो बोर हो जाएंगे और मुझे मेटलर्जी आपको अच्छे से सिखाना है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले आप सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, आप चिंता ना करें, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपको कुछ दिखा दूँ। पहले मेटलर्जी नंबर 5 में ओपन कर लूँ, मान लीजिए मेटलर्जी नंबर 5 में इसे यूज़ कर लें। आप सुनिए ध्यान से, मान लीजिए मेटलर्जी नंबर 5 में यूज कर रहा हूँ, मेटलर्जी नंबर 5। अब हमें करना क्या इस मेटलर्जी में, हमें करना ये है कि हमारे पास कुछ स्पेशल एलिमेंट है, हमें उसी की मेटलर्जी पढ़नी, कुछ स्पेशल एलिमेंट जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दी है। कौन कौन सा? हमें आयरन की मेटलर्जी पढ़नी, हमें कॉपर की मेटलर्जी पढ़नी, हमें लेड की मेटलर्जी पढ़नी। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और देख लो ध्यान से, सब थोड़ा सा और देख लो, हिम्मत ना आ रहे, थोड़ा सा और देख ले, मैं यही तक रखूंगा, चिंता ना करें, इसके आगे मैं कल ही पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा सा 5 मिनट और सुन लीजिए, 5 मिनट के। तो मैं आयरन की मेटलर्जी आपको पढ़ाऊंगा, कॉपर की मेटलर्जी पढ़ाऊंगा, ब्लिस्टर कॉपर याद है ना, बेसमराइजेशन केवल हिट करना, लेड की मेटलर्जी पढ़ाऊंगा, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी पढ़ाऊंगा, और ये दोनों मेटलर्जी आपको पता ना, ए और ए, जो आपका ए और ए, ये लीचिंग प्रोसेस है। अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे मान लो कि हम सबसे पहले किसकी मेटलर्जी पढ़ाऊंगे, आयरन की मेटलर्जी पढ़ाएंगे, सबसे पहले किसकी मेटलर्जी, आयरन की मेटलर्जी। तो आयरन की मेटलर्जी में साहब इतने और हैं, सब तो ले नहीं सकते, लेकिन इसमें से मेन और लेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें से सबसे अधिक मेटल मिलेगा हमें। भाई हम फैक्ट्रियों में 4 प्रोसेस, ये 4 प्रोसेस इतना पैसा खर्च करेंगे, तो हम उसमें से वही और लेंगे जिसमें से सबसे अधिक आयरन निकले।
सही है। इसका दोनों मेन ओर होता है हेमेटाइट, मतलब हेमा मालिनी, ये दोनों हेमेटाइट और मैग्नेटाइट इसका दोनों मेन ओर होता है। अब इन दोनों मेन ओर को लेके पहले कंसंट्रेशन करेंगे, देखिएगा ध्यान से, कल बताऊंगा आज नहीं। कंसंट्रेशन करने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 में इसका रोस्ट ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2 हो जाएगा तो रिडक्शन करेंगे। स्टेप नंबर 3 यही तो है। रिडक्शन करने के बाद ये देखो, कल मैं आपको बताऊंगा, ये आपने सुराई देखा ना, सुराई देखो जरा, सुराई देखा कि नहीं देखा? हाँ सुराई देखो, ऐसे सुराई तो होता है, बिल्कुल सुराई है ना। कल मैं आपको बताऊंगा, आप समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, फिर आपका जो चौथा प्रोसेस है इसका हम क्या करेंगे, इसका हम वो करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। और जैसे रिफाइनिंग करेंगे हमारा लास्ट में प्योर ये लिक्विड फॉर्म में मेटल मिल जाएगा और उसको हम अलग करेंगे। तो साहब इसको मैं आपको कल बताऊंगा, आप चिंता ना करें। कल के प्रोसेस में हम लोग आयरन की मेटलर्जी पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे कल ही समाप्त हो जाए, क्योंकि बहुत थोड़ा बचा हुआ है। अगर कल नहीं समाप्त हो जाएगा तो कल नहीं तो परसों समाप्त हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, कुछ बच्चे ऐसे बोर हो रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज मैं आपको डीपीपी सेंड कर दूंगा और ये पीडीएफ 5 और 6 आप पढ़ लीजिएगा, ताकि मैं अपनी बातों को इसके बाद में फास्ट वे में पढ़ाऊँ। क्योंकि आयरन की मेटलर्जी या कोई भी मेटलर्जी पढ़ाऊंगा मैं आपसे पूछ के ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपको ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ। तो सभी स्टूडेंट को फिर से गुड मॉर्निंग, थैंक यू। और यहाँ तक क्लास क्लोज करते हैं, सब लोग यहीं तक आपको पढ़ना है। कल हम लोग पीडीएफ नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, आयरन की मेटलर्जी, कॉपर की मेटलर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 या 2 दिन में ये समाप्त हो जाएगा, फिर हम न्यू लेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, थैंक यू। आज की क्लास को हम यही क्लोज करते हैं, यहाँ तक रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।